नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं भारत लोक। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हुआ। और आज के हमारे अंक क्या पॉलिटिक्स है में हम उनके काम की, उनके राजनीतिक करियर की और उनके कार्यकाल की चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ अखौरी अवतंस जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा, उसको लेकर आज हम देख रहे हैं तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो एक समय में आलोचना किया करते थे मनमोहन सिंह जी की और कहा करते थे कि देश का रुपया अगर गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख जो है वो गिरती है। लेकिन कल उनका ट्वीट देखा तो उनकी जो इकोनॉमिक नीतियां थी उसकी तारीफ कर रहे थे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जिस संदर्भ में वो बात कही थी वो तो संदर्भ बिल्कुल सही है। और आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह जी ने अपने शासन में जो उनका प्रधानमंत्री का कार्यालय था, उन्होंने 2 बार अवमूल्यन को मुद्रा की, जो भारतीय मुद्रा, 2 बार उन्होंने उसको बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? जब वो वित्त मंत्री थे देश के, तो वो इसीलिए किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं इस बार कि अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो उन्होंने उसको बढ़ा करके दिखाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और जब वो वित्त मंत्री थे तो रुपए का मूल्य उन्होंने बढ़ा करके इस बात की तस्दीक की कि हाँ, उन्होंने साख बचाई है। और इसीलिए आज उनके निधन पर देश जो है मर्माहत है, लोग मर्माहत हैं। उनके साथ काम करने वाले, उनको करीब से जानने वाले जान रहे कि उन्होंने कितनी बड़ी विरासत सौंपी है अर्थनीति के तौर पे, जिसपे पिछले 30 सालों से देश चल रहा है। सर, उसी विरासत की शुरुआत की बात हम करेंगे जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर होने का जिक्र आया। 1991 की बात है, जब देश के सामने का आर्थिक संकट था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। उसके बाद फिर जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, तो जो एलपीजी लाया गया उसको लेकर उस समय विरोध हुआ। आज उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और वो क्या उस समय जो लाया गया किस नीति के तहत लाया गया? और उसके बाद फिर जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी, एक बात कही थी मनमोहन सिंह जी को लेकर, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन पहले उस नीति के बारे में। देखिए गौरव जी, आपने बहुत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जरिए आपने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया, पूछ लिया है। बेसिकली इसको समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से ज्यादा समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी को समझना होगा। हम 1947 के आजाद होने के बाद जिस अर्थव्यवस्था को, जिस शासन व्यवस्था को हमारे यहाँ पंडित नेहरू ने लागू किया, जो अडॉप्ट किया हमने, वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स पॉलिसी थी। सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी लगातार कंटिन्यू करती रहती है। लेकिन इस बीच में जब 91 का ये जो आप टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं, इसके पहले की जो पूरा 80 का जो दशक देखेंगे आप, तो बड़ा उथल पुथल का था। और 80 ही नहीं, 70 का भी दशक, 71-72 से युद्ध शुरू हो चुका है। और 71-72 से याद आया मुझे कि 72 में 1972 में मनमोहन सिंह, तब भी वो आर्थिक सलाहकार थे भारत सरकार के। तो कोई ऐसी उनकी भूमिका 1994 में अचानक से उठ के नहीं आई। वो 1970 से या और उससे, और जिस तरह के स्कॉलर, जिस तरह का विजनरी उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया को दिया है, उसको देख के तो आप, हम लोग और हमारे आने वाली पीढ़ी भी ये तो कहेगी कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। तो मनमोहन सिंह बहुत लर्नेड स्कॉलर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने जो 70 से लेकर के 90 तक जो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे काम किया है, क्लोजली उसको वॉच किया है, उसका असर दिखा 1991 में। जो आप एलपीजी की बात कर रहे हैं, वहां मैं आपके सवाल पे आता हूं। तो 80s में जो समस्याएं थी, जो स्थिति थी भारत की, आप देखिए उसी समय इमरजेंसी खत्म हुआ है। उसके ठीक पहले 77 में जेपी सरकार आई है, जनता पार्टी की सरकार आई है। बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी जी। उसके बाद 90s में भी सरकार जो है कि बनती है, उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं,
पंजाब का पूरा खालिस्तान आंदोलन, लिट्टे का उधर आंदोलन, मतलब आप देखिए कि जो जियो पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, बुरी तरीके से हमारा उससे हताहत है। खाड़ी युद्ध चल रहा है, इराक का युद्ध चल रहा है, जहाँ पेट्रोल को लेकर के अमेरिका का कितना बड़ा स्ट्रेटेजिकल वॉर है, उसके बारे में सब जानते हो और डीप हो जाएगा जानना। लेकिन उस समय जो स्थिति, जो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट अपना इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो कोलैप्स कर गई थी। जब वो कोलैप्स की तो उस वक्त भी मनमोहन सिंह ऐसा नहीं कि परिदृश्य में नहीं है, मनमोहन सिंह उस वक्त भी परिदृश्य है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे दर्शकों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब सोना गिरवी रखा गया, जो कि उस समय का बहुत बड़ा मतलब वो था भयावह स्थिति। जैसे आप अपने घर में कल्पना कर लीजिए, हमको देखने वाले, डिस्कशन देखने वाले लोग अपने घर की कल्पना कर ले कि वो सोना गिरवी रख के अपना घर के खर्च चलाने के लिए चीजें ला रहे हैं, उसको इवेल्युएट करें कि वो स्थिति देश की थी, देश अपना सोना गिरवी रख के पैसा ला रहा है सो दैट कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम उसका चल सके। ऐसे स्थिति में 91 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी जो है चेंज होती है, तो जाहिर सी बात है विरोध तो होगा ही। बिल्कुल। और ये एलपीजी जो आप कह रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये कहा गया, लेकिन कार्य से इसको सामान्य शब्दों में समझे तो ओपन मार्केट, मुक्त बाजार का खेल था। हमने कंपटीशन के बाहर की कंपनियों को बुलाया। मनमोहन सिंह के बजट में सारी पॉलिसीज आप पढ़िए, उसमें उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाए। टीडीएस जो आप लोग जो हमारे दर्शक, अगर आपके दर्शक देख रहे हैं, टीडीएस वो टीडीएस 1991 में इम्प्लीमेंट किया गया ताकि सरकार के पास पैसा आए, राजकोषीय जो होता है फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम करने के लिए, वित्तीय घाटे कम करने के लिए। तो उससे भी लोग नाराज थे, कॉर्पोरेट टैक्स से कॉर्पोरेट घराने नाराज थे। पेट्रोल पे सब्सिडी हटाई गई, चीनी पे सब्सिडी हटाई गई, सिलेंडर गैस से सब्सिडी हटाई गई। तो इन सब्सिडी कटौती से एक वर्ग नाराज था, लेकिन उन्होंने जो मुक्त बाजार का जो थ्योरी दिया कि भाई विदेशी कंपनियां भी आके इन्वेस्ट करेंगी, यहाँ की जो निजी देसी कंपनियां जो हैं वो उन प्रोजेक्ट्स में काम कर सकती हैं जिसमें अभी तक सरकार का एक अधिकार था। तो कंपटीशन का जो उन्होंने खोला, और आप जहाँ बैठे हैं नोएडा में, यहाँ जितनी आईटी कंपनियां दिख रही हैं, ये वही आईटी कंपनीज हैं जो 1991 में इंडिया आई हैं। और आपको आकर के हमारे नौजवानों को, हम लोग खुद उसी पीढ़ी से हैं, तो हम लोगों को रोजगार मिला है। जी, लेकिन सुनने में सर ये भी था, खबर हम लोग ये भी सुनते हैं कि जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पी नरसिम्हा राव, उन्होंने भी जो ड्राफ्ट लेके आए थे बजट में मनमोहन सिंह जी, उसका बोला था कि वो भी उससे नाखुश थे, विरोध किया था, बोले कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि एकदम से इतना। इसमें दो थ्योरीज हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। एक पहली थ्योरी तो कि उन्होंने पहला कुछ बजट बनाया था जिसको नरसिंह राव जी ने नकार दिया था। दूसरा इन्होंने लिया था, उन्होंने यही कहा कि आप इतना, और ये शायद कई जगहों, कई लेखकों ने अपने किताब में बताया है कि मनमोहन सिंह ने कहा कि आपको अगर अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो आपको कड़वी दवाएं लेनी पड़ेंगी। तो नरसिंह राव जी ने कहा, जैसा कि किताबों में तमाम उस समय के जो लोग थे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, उनके अपने ऑटोबायोग्राफीज में आई हैं ये बातें, कि उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा फैसला है और क्रेडिट मिला, सफलता हुआ तो सब क्रेडिट लेंगे और असफल हुए तो आपके मत्थे जाएगा। जी, ये तो बात सही है। और चंद्रशेखर जो उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री विपक्ष में बैठते थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि जिस चाकू को हम सब्जी काटने के लिए लाए थे, आपने उससे ऑपरेशन कर दिया। देखिए, उसके चंद्रशेखर जी समाजवादी आदमी थे, युवा तुर्क के तौर पर जाने जाते थे, बहुत ही ब्रांड फायरी आदमी थे। 7 महीने उनकी सरकार रही महज। उस 7 महीने सरकार में वो जो पूरे दशक भर से जो एक दबाव चला रहा था आर्थिक नीतियों का उनके ऊपर, उस दबाव को, आपका राजकोषीय खजाना खाली हो चुका है, आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। एक मजबूत और साहसी आदमी थे जी। तो उन्होंने जो साहस बड़ा फैसला, उसमें सबसे बड़ा साहस बड़ा फैसला सोना गिरवी रख के लाना था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपके घर में सोना गिरवी रख के लोग आ रहे हैं कि खाना पीना, राशन पानी चाहिए। वो स्थिति, अब देश तो हमारा घर है,
प्रधानमंत्री उसके गार्जियन थे। गार्जियन। तो वो सोचे किन स्थितियों में उन्होंने ये फैसला लिया होगा, छुप छुपा के अखबार में। इंडियन एक्सप्रेस ने तब शायद उसको छापा भी था, जर्नलिस्ट पहुंच गए थे। तो बड़ी ऑकवर्ड स्थिति हुई थी, लेकिन वो फैसला साहसी था और उस फैसले के पीछे कहीं न कहीं मनमोहन सिंह भी थे, आरबीआई के गवर्नर उस समय थे, बहुत लोग थे, ऐसा नहीं है कि वो अकेले का फैसला था, तो एडवाइजर्स भी थे। तो इसीलिए जो है कि उन्होंने कहा कि जब ये उसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया नरसिम्हा राव जी ने। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं जो मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमिक जो के खिलाफ जो जाके कि वो कैपिटलिस्ट एक तरह से की तरफ जा रहे थे, तो उसका विरोध तो चंद्रशेखर और समाजवादी लोग कर ही रहे थे जी। तो उस पॉइंट से उन्होंने कहा कि हाँ, तो उस वक्त इस बात पे सदन में चर्चा हो रही थी। चर्चा में उन्होंने चंद्रशेखर जी ने कहा कि ये फैसले सब्सिडी है जनता के नुकसानदेह है, बहुत जोरदार उन्होंने बहस किया था। तो उस पर कहा था पीवी नरसिम्हा राव ने कि साहब चंद्रशेखर जी, ये मनमोहन सिंह को हमने नहीं, ये आप ही के लाए हुए आदमी है। अच्छा। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम तो चाकू सब्जी काटने के लिए आपने जिससे ऑपरेशन करवा दिया। तो जाहिर सी बात है कि मैंने कहा ना कि सोना गिरवी रखने में भी कई लोगों की भूमिका थी, बहुत एडवाइजर, मतलब काफी जो एक पूरी कमेटी होती है जो सलाह देते हैं, उसमें मनमोहन सिंह भी थे। अब बाद के, और ये बताऊं आपको कि बाद के दिनों में उसी वर्ष 1991 में सोना को जो को गिरवी रख के जो पैसे उधार लिए गए थे जी, 1991 में इटसेल्फ वो वापस कर दिए गए। अच्छा। और मनमोहन सिंह ने सदन में बोला है, इस बात को एडमिट किया है कि सोना बेचना, गिरवी रखना उस समय की तत्कालीन जरूरत थी और वो सहमत थे इस बात से। तो वो इकोनॉमिस्ट की तरह सोचते हैं कि हमारे पास जो एसेट है उसका जो एसेट है, कहते हैं कि वो उनका सबसे विवादित दो बयान है। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के राजनीतिक हालात में अल्पसंख्यकों का अधिकार वाला ज्यादा चर्चित होता है, लेकिन उनका एक और बड़ा बयान है विवादित कि पैसे पेड़ पे नहीं होते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। ये बयान भी उस समय बहुत चर्चित था क्योंकि उनको थोड़ा मिडिल क्लास विरोधी माना जाता था। वो सब्सिडी तमाम घटाना, वो जिस तरीके से जो देश के लोग सब्सिडी मिलती थी। तो सर, ये जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, एलपीजी आया, ओपन मार्केट हुआ, तो बाहर की कंपनियां हमारे देश में आने लगी। और आज जो कांग्रेस विरोध करती है जो तत्कालीन सरकार का निजीकरण को लेकर, तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें तो जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे उन्हीं का आइडिया था ये कि ठीक है, हम लोग जब निजी कंपनी आएंगी तो जाहिर सी बात है तो प्राइवेटाइजेशन होगा ही होगा। तो कांग्रेस जो उसका विरोध करती है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये मनमोहन सिंह के ही शब्दों में इसको समझें तो उन्होंने 1991 के बजट के समय, मतलब वो कितने मजबूत इरादों के आदमी थे मनमोहन सिंह, ये भी समझना होगा। नरसिम्हा राव कितने मजबूत इरादों के आदमी थे, चंद्रशेखर कितने मजबूत इरादों के आदमी थे। आप कल्पना कीजिए, मनमोहन सिंह ने अपना वो बजट पढ़ते समय उन्होंने कहा कि जो जिस चीज का समय तय होता है वो उसी समय पर वो होता है और उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो कांग्रेस का जो हमारे देश में जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म जिसको कहते हैं, नेहरू का समाजवाद जिसको कहते हैं, पंडित नेहरू ने जो लोकतंत्र अडॉप्ट किया, उसमें जो उन्होंने देश के विकास का खाका खींचा, उसके इतर ये था, वो पीएसयूज सरकारी एकाधिकार में कंपनियों का डेवलपमेंट चाहते थे, ये मुक्त डेवलपमेंट चाहते थे। लेकिन ये जरूरत थी, उस वक्त की समय की जरूरत थी। मनमोहन सिंह ने साफ कहा और बहुत अच्छा कोट किया। इस बात को हर आदमी को समझना चाहिए। और वो लोग इतने मजबूत थे कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया चैलेंजेस को। अच्छा सर, जब 2004 में यूपीए की सरकार आती है और एक बड़ी चुनौती यूपीए के सामने आती है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि पहले तो चेहरा कोई घोषित नहीं था, किसी के फेस पर चुनाव नहीं लड़ा गया, तो फिर मनमोहन सिंह कैसे सामने आ जाते हैं पिक्चर से कि मनमोहन सिंह जो होंगे वो देश के प्रधानमंत्री होंगे? अब ये तो सोनिया गांधी और कलाम जी के बीच की बात है, क्योंकि हमेशा वो कहानी बनी रहती है कि जब सरकार बनने का समय आया तो राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी के नाम का पत्र तैयार था और सोनिया गांधी वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दूसरा पेपर कागज उनके तुरंत तैयार हुआ।
तो क्या हालात पैदा हुए थे ये तो उस वक्त वो बेहतर बता पाएंगे। कहीं सही सुनी सुनाई जो बातें हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के को एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बोला गया, एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर बोला गया, कुछ भी एक्सीडेंटल बोला गया हो, लेकिन उनमें कुछ कमी कुछ खूबियां तो थी कि वो देश के प्रधानमंत्री रहे और 10 साल प्रधानमंत्री रहे और हम उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 30 साल से देश, मेरे 91 से अब जो 35 साल से देश उनके 80 से अगर देखें तो 35 साल पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि पिक एंड चूज थे और काबिलियत थी। डेफिनेटली सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी या इवन प्रधानमंत्री जब पीवी नरसिंह राव थे तो उन्होंने भी हैंडपिक किया था, तो ऐसा नहीं था, उन्होंने कुछ सोचा होगा, उनकी काबिलियत थी तभी बुलाया गया था और उन्होंने साबित कर दिया, दिखाया। सर कई चीजें ये भी आती है कि जब एक बात होती है कि निजीकरण में आरक्षण की जो वकालत थी वो की मनमोहन सिंह ने, और जो देश के तमाम कॉरपोरेट घराने थे उनको सबको एक साथ में लेकर आए और उनको कहा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। उस समय कुछ जो उद्योगपति थे जैसे रतन टाटा थे उन्होंने कहा कि ठीक है होना चाहिए, वो आगे आए। लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह ने उस मुद्दे पर कभी बात ही नहीं की। दोबारा 2009 में चुनाव जीतने के बाद सवाल पूछे गए तो चुप हो गए, मौन हो गए। मनमोहन सिंह की यही तो अदा निराली है, वो उनका शेर जो है कि हजारों जवाब से बेहतर है मेरी खामोशी और कई सवालों के जवाब आबरू रख लेते हैं। तो इस मामले में भी यही है। मनमोहन सिंह एक बहुत ही सुलझे और समझदार उनकी शख्सियत रही है और राजनीति में कई बार कई चीज़ों को समय पे छोड़ा जाता है। तो मनमोहन सिंह ने 1991 में बजट स्लिप पढ़ते समय जिस बात को कोट किया था वो अपने जीवन में लागू करते रहे होंगे, ऐसा मुझे वक्त वाली जो बात थी। उन्होंने ये माना होगा कि जब निजी क्षेत्र में आरक्षण का समय आएगा तो कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी जी, इसलिए उसको वो जब समय के ऊपर छोड़ के चले गए, हम लोग के बीच से भी चले गए उस पर जी, किंतु परंतु उठाना ठीक नहीं है। लेकिन सर जैसे एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बोलते हैं सिविल न्यूक्लियर डील जो थी, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, जिसको लेकर काफी चर्चाएं भी होती हैं कि जो वामपंथी दल थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद फिर वोट फॉर कैश के आरोप भी लगे, समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला जिसमें अमर सिंह की बड़ी भूमिका बताई जाती है कि कुछ बाहर के सांसदों से भी समर्थन कराया गया। वोट फॉर कैश प्रकरण जो है एक धब्बा था, लेकिन न्यूक्लियर डील बहुत जरूरी थी। ऊर्जा क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं उस वजह से आए हैं और इसमें कोई नो डाउट कि मनमोहन सिंह ने जिस तरह के फैसले लिए हैं 1991 से, उसको देखते हुए आप न्यूक्लियर डील को छोटा फैसला नहीं कर सकते। वो माइलस्टोन फैसला निर्णय था मनमोहन सिंह का, उसके लिए वो बहुत अडिग थे, डिटरमेंट थे उस पर कराने के लिए। जाहिर सी बात है कि वामपंथी दलों की तब पहली गवर्नमेंट, यूपीए की पहली गवर्नमेंट थी और वामपंथी दलों का सपोर्ट उसमें ज्यादा था, भूमिका उसमें ज्यादा थी। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश से भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अच्छे सांसद थे, तो यहाँ से उनको समर्थन मिला हुआ था कांग्रेस को। दोनों ही वैचारिक रूप से कांग्रेस से विरोधी पार्टियां के बावजूद इसके समर्थन दे रही थी। लेकिन अमर सिंह की जो भूमिका है उसके बारे में आपको पता है, हालांकि वो बाद में इस आरोप से बरी हो गए हैं, सभी लोग बरे हो गए, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते और जो दूसरे सांसद थे जिन्होंने नोटों की गड्डी लहराई थी कि हमें खरीदने के लिए, हमारे वोट खरीदने के लिए हमको सत्ता पक्ष द्वारा खरीदने का वो किया गया है। तो ये सिर्फ ये फ्लोर मैनेजमेंट का वो था और उसको जैसा कि जांच और तमाम चीज़ों को मद्देनजर देखा जाए तो वो फ्लोर मैनेजमेंट का एक टाइम था और सरकार बचाने के लिए हर दल अपने अपने स्तर का प्रयास करता है। 2008 की जो वैश्विक आर्थिक मंदी थी उसको लेकर मनमोहन सिंह की बहुत तारीफ की जाती है कि वो आर्थिक मंदी भारत को नहीं छू पाई। जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने इस तरीके की आर्थिक नीति अपनाई थी कि भारत उससे बचा रहा। फिर उसमें मनरेगा की बात की जाती है, उस मनरेगा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये सबसे जो बेकार योजना है, लेकिन उसको अपने कार्यकाल में बंद नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं उस आर्थिक मंदी से कैसे भारत बचा, क्या योगदान रहा उसमें?
नहीं, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और वो भी एक इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री का होना ही अपने आप में काफी मजबूत था। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो बहुत ही लोकलाइज है ना। बहुत हमारे जो जैसा कि मैंने बताया 1991 में ही हमने अपना रिजर्व जो है गोल्ड जो है वापस ले लिया था। तो हमारी जो इकोनॉमिक थी वो बहुत क्लोज इकोनॉमी उस तरह की नहीं है कि आप डिपेंडेंट है बहुत लोगों पर, ऐसा नहीं है। हम लोग गांव के लोग, क्या ये मतलब एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंड है, इस वजह से हो सकता है? तमाम चीजें, घरेलू उद्योग तमाम चीजें भी थी, और मनरेगा भी उसमें एक था कि उन्होंने जो है कि उस पर काम रखा था, लोग डिपेंडेंट थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई उससे बहुत बड़ी बारी। जी, आरटीआई एक्ट की बात की जाती है, लेकिन सर एक बड़ा सवाल जो रहेगा, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मनमोहन सिंह बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं, और बोलते हैं कि 10 साल उनकी सरकार का कार्यकाल रहा और कोई आरोप नहीं लगा, जबकि जो उनकी पूरा मंत्रिमंडल था उस समय 2013-14 की हम बात करें तो घोटालों के आरोप से घिरा हुआ था, कोई नहीं बचा था। 2G स्पेक्ट्रम, 2G घोटाला, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ, तमाम प्रकार के जो आरोप थे वो लग रहे थे, लेकिन मनमोहन सिंह के ऊपर कोई मतलब उस तरीके से आरोप नहीं लगा। तो कैसे हो सकता है कि अगर सरकार के मंत्रियों पर इतने आरोप लग रहे हैं तो मनमोहन सिंह उससे कैसे बचे रहे? नहीं तो देखिए ना, उसमें कहा कोई आरोप सिद्ध कहाँ हो पाया। हाँ, सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन उस समय लगे नहीं। राजनीतिक बयानों का कोई काट नहीं होता है ना गौरव जी। अच्छा, तो ये मूल रूप से राजनीति थी एक तरीके से। लेकिन जब आग लगी थी कहीं पर, मतलब धुआं उठा था, तो ऐसा तो नहीं कुछ हुआ नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सुलगा होगा। हाँ, तो मतलब ये मतलब इसमें इसको खारिज करना भी सही नहीं होगा जी। लेकिन मनमोहन सिंह एक सुलझे हुए शख्सियत के आदमी थे, और उनका कद इतना बड़ा है कि आप देखिए कि उनको, जब आप एक उदाहरण देता हूँ मैं कि उनको वित्त मंत्री वो मोंटेक सिंह अहलुवालिया को बनाना चाहते थे। मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो एडवाइजर भी रहे, लेकिन वो प्रणब मुखर्जी और फिर बाद में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बनते हैं, वो नहीं बन पाते। या ये दोनों नेता कांग्रेस में बड़े नेता थे। प्रणब मुखर्जी तो उस वक्त वित्त मंत्री थे जब ये आरबीआई गवर्नर थे। तो ऐसी स्थिति में भी वो मोंटेक सिंह अहलुवालिया को कैबिनेट दर्जा दिला के योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना के रखते हैं। तो वो मजबूत आदमी थे भी, निर्णयों के मजबूत आदमी थे, स्वभाव के विनम्र आदमी थे। अच्छा सर, कई बार ये कहा जाता है कि राहुल गांधी पीछे से मैनेज करते सब बैठ के, जिस तरीके से वो एक बार एक बिल फाड़ना हुआ, उसके बाद ये भट्टा बरसौल वाला जो पूरा मामला हुआ, जो लैंड एक्विजिशन जो बिल था उसको लेकर तमाम चीजें हुई, ऐसे आरोप भी कई बार मनमोहन सिंह के ऊपर लगे, और हालांकि उन्होंने कभी सफाई नहीं दी उसके ऊपर कि मेरे साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष तत्कालीन राजनीति का देखिए गौरव जी, सब तत्कालीन पॉलिटिक्स हैं वो। अब जैसा कि आपने चंद्रशेखर जी वाली बात बताई, चाकू के लाए थे, ऑपरेशन कर दिया आपने, तो ठीक है, उनकी सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के युवा तेज तर्रार राहुल गांधी सांसद थे, भावी भविष्य थे और अब हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, उनकी अपनी राजनीति थी, वो अपना राजनीति करते थे। तो लोगों को लगता था कि वो रबड़ स्टैम्प थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिए, जो फैसले लिए हैं, उसको देख करके तो नहीं लगता कि कहीं से वो अपने फैसले लेने में वो कहीं से दबे हैं किसी से। चाहे वो न्यूक्लियर डील रहा हो, चाहे मनरेगा रहा हो, चाहे वो लोकपाल बिल रहा हो, मतलब तमाम चीजें थे, चाहे वो 1991 का बजट ही क्यों न रहा हो। मोंटेक सिंह अहलुवालिया को लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार जी उनके हैंड पिक किए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे उदाहरण आप खोजेंगे, पूछेंगे लोगों से, पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल हम लेंगे। एक नैरेटिव बन गया था कि वो रबड़ स्टैम्प थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार सामंजस्य से चलती है, कुछ फिल्में बनाई गई, तमाम चीजें दिखाई गई। वो देखिए, वो पॉलिटिक्स का पार्ट है, वो होगा, लेकिन उससे नैरेटिव सेट हो और उसके हम प्रभाव में आ जाएं, ये नहीं होना चाहिए जी। तो मनमोहन सिंह के बारे में एक नैरेटिव सेट हुआ कि वो रबर स्टैंड हुई, पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी थी उसका स्टैंड ये थी। वो सफल हुए कि नहीं सफल हुए, आप उसका मूल्यांकन कीजिए। मेरे हिसाब से वो रबर स्टैंप नहीं थे, उनको जो फैसले लेने थे, जो उनको सही लगा था, वो उन्होंने लिए हैं और उसका असर दिख रहा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं लूंगा आपसे। कल एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह जी के निधन पर एक ट्वीट किया, लिखा कि आखिरी मतलब
देश में मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आखिरी प्रधानमंत्री नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार सवाल उठता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मीडिया से रूबरू नहीं होते हैं, इंटरव्यूज दे देते हैं, टॉक शोज कर लेते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और कई फोटोज वायरल होती है कि मनमोहन सिंह ने अपने समय में तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप क्या मानते हैं मनमोहन सिंह मीडिया को कैसे फेस करते थे? क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में मीडिया को फेस करना हर किसी के लिए चुनौती होती है जब वो सरकार में होता है। मीडिया, देखिए मीडिया क्या है, व्हाट इज मीडिया? मीडिया जनता के का प्रतिनिधि है। जनता के मन में जो सवाल है वो मीडिया, आप हैं, कोई भी रिपोर्टर है, कोई पत्रकार है, कोई भी संपादक है, उसका सवाल हो सकता है जी। अगर वो उसका आपका व्यक्तिगत सवाल है तो अलग बात है, वो जनता का सवाल है तो अलग बात है। तो अब मनमोहन सिंह को लगता होगा कि नहीं भाई, जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए क्योंकि जनता के बहुत सारे सवाल आ गए हैं, अब वो पत्रकारों के माध्यम से वो सवालों का जवाब देना है। या तो दूसरा उपाय है कि आप, जो संसदीय परंपरा है, कि आप संसद में उन सवालों का जवाब दें जो जनता, मतलब जो वहां पे पढ़ते तो हाँ, तो दोनों में मतलब मैं ये नहीं मानता, उनको लगता होगा, उनकी अपनी अपनी कार्यशैली है, उनको लगा कि नहीं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और जनता के बहुत सारे सवाल हैं, जनता सवाल पूछना चाहेगी, तो उन्होंने जवाब भी दिया जी कि मेरे खामोशी भी बहुत बड़ा जवाब है। हाँ, वो बोलते तो अब इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मानिए चाहे जवाब मानिए। सही बात है। लगभग 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में की, जो अभी हमने एक रिपोर्ट में देखा था। तो वो भी इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है वो ये कहता है कि हम थे तो हम जवाबदेही में रहते थे, अब जवाबदेही में नहीं। कहीं ना कहीं तो विपक्ष, ये सारी चीज वही, जैसे मैंने कहा, नैरेटिव का बात है। विपक्ष ने नैरेटिव बनाया कि मनमोहन सिंह जो है रेनकोट में पहन करके बारिश का मजा लेते हैं, रबर स्टैंप है, और आज का विपक्ष उनके बारे में नैरेटिव बना रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जनता से बात नहीं करते। तो इसके बारे में जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, क्या वो फैसला लगती है। कैसी लगी आपको हमारा आज का ये अंक? और जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी सारी जानकारियां मिली होंगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में, और हम भारत लोक की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।